3 times of your total household income. हम रूल ऑफ 20-30-3 श्योर कि आपका 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड है RRSP। FHSA में आप 7,000 तक का साल का कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है वो जो क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा है, इज इट द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इन कैनेडा? बट बिफोर वी गेट टू दैट क्वेश्चन, देयर इज वन क्वेश्चन दैट वी ऑल शुड बी आस्किंग आवरसेल्व्स. आर वी इवन रेडी टू बाय अ हाउस जस्ट येट? लेट्स फाइंड आउट. Before you get on to the monthly mortgage treadmill, please make sure कि आपका 6 से 12 महीने का emergency fund secure हो. Meaning, let's say आपका monthly expense $5,000 है, तो किसी भी situation में आपके पास $30,000 आपके अकाउंट में liquid form में available होना चाहिए किसी भी unforeseen situation से deal करने के लिए. Always remember the thumb rule of 20-30-3. Let's understand what does that thumb rule say. 20-30-3 में 20 है is the 20% down payment. You should make sure कि आप अपने total mortgage का 20% down payment ही करें, उससे कम बिल्कुल भी नहीं. 30 is आपका जो मंथली मॉर्गेज है वो आपकी टेक होम सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर वो 30% से ज़्यादा है तो आपके लिए कभी ना कभी वो अनबियरेबल हो जाएगा. एंड 3 इज़ द 3 times ऑफ योर टोटल हाउस होल्ड इनकम. आपका टोटल मॉर्गेज अमाउंट आपकी हाउस होल्ड इनकम के 3 गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप 20% डाउन पेमेंट नहीं करते हैं तो मोस्ट ऑफ यू माइट नो कि आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस देना पड़ता है. तो मतलब आपका जो EMI है उसके प्लस साथ साथ आप इंश्योरेंस भी पे करते हो उसमें, तो आपका खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. थर्ड एंड द मोस्ट बेसिक पॉइंट, स्टेबल जॉब, ताकि आप अपने मॉर्गेज पेमेंट को देने में सक्षम हो. फोर्थ पॉइंट, ये मेरा अपना ओपिनियन भी हो सकता है, बट इट इज़ रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी. क्या आप इस प्रॉपर्टी में कम से कम 5 से 7 साल रहने वाले हो? तो ये वो 4 बातें हैं जो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर सोच लेनी चाहिए. नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन, इज इट द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इन कैनेडा और नॉट? Let's ask ourselves first, what is the purpose of buying the property? Are you buying it for investment or are you buying it for yourselves and family to live in? If it is for investment, you should be focusing on ROI, return on investment, and looking at current interest rates. In my opinion, if you're buying it for yourself and your family to live in, then you should be doing a comparison. If it is your first house, then you should see how much are you paying for your rent and how much will be your mortgage. In my opinion, if the difference is more than $1,000, then I would go for a rented property, because there is a lot more than mortgage, like your welcome tax, your property tax that you have to pay in addition to your mortgage amount. Given the current geopolitical situation, I don't see the interest rates coming down in the near future, and if that remains the case, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम नहीं हो रहा है. मीनिंग जो आप मंथली मॉर्गेज दे रहे हो उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके इंटरेस्ट में जा रहा है और बहुत छोटा अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर रहा है. इसको एक उदाहरण से समझते हैं.
मेरे एक दोस्त ए ने 8 लाख का लोन उठाया था, जिसमें उसकी मंथली EMI थी $4000। अभी तक जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े थे तब तक वो $2000 इंटरेस्ट में दे रहा था और $2000 दे रहा था अपने प्रिंसिपल अमाउंट में। मतलब 8 लाख में से $2000 हर महीने, मतलब साल के $24000 प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो रहा था। और ये मैं बात कर रही हूँ 2021 की। पर आज की डेट में जब इंटरेस्ट रेट 5.5% है तो उसकी EMI तो 4000 ही है, बट उस EMI में रेशियो बदल चुका है। अब उस EMI में $3200 जाता है उसका इंटरेस्ट में और सिर्फ $800 जाता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट से। मतलब अब वो साल का सिर्फ 9600 अपने प्रिंसिपल में कम कर रहा है। तो इन माई ओपिनियन भले ही अभी हाउसिंग प्राइसेस कम हो रहे हो, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी। और अब बात करते हैं हाउ टू सेव दैट 20% डाउन पेमेंट दैट आई टॉक्ड अबाउट फॉर योर फर्स्ट होम। उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट है RRS रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट, दूसरा है आपका FHSA फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट। RRSP में आप अपनी पेचेक का कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी आप जितना कंट्रीब्यूट करते हो उसका सर्टेन अमाउंट, कोई 4% तकरीबन, वो भी आपके RRSP में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो प्लस इसका जो कैपिटल गेन होता है वो आपका टैक्स फ्री होता है। जब आप अपना टैक्स फाइल करने जाओगे तो आपने जो भी अमाउंट RRSP में कंट्रीब्यूट किया है उसका आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। प्लस आपने उस अमाउंट को मार्केट में जब इन्वेस्ट किया उस पर जो आपको कैपिटल गेन हुआ उस पर भी आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। लेट्स से अगर आप 35,000 RRSP में कंट्रीब्यूट करते हो अपनी सैलरी से, 4% आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है, ये आपका एक पुश्त अमाउंट बन जाता है आपके डाउन पेमेंट के लिए, आपके फर्स्ट होम के लिए। ये हो गया आपका RRSP से 1 साल का। FHSA में आप 7000 तक का साल का कर सकते हो। उसमें भी आप जो भी कैपिटल गेन करोगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है। तो इस तरीके से आपका 42,000 आपका ही 1 साल का आपने सेविंग कर ली। अब ये अगर आप 3 साल कंटिन्यू करते हो तो आपका लगभग $1 लाख से ज़्यादा आप इस तरीके से सेव कर सकते हो आपने डाउन पेमेंट के लिए। और लेट्स से आपको 5 लाख का अगर घर खरीदना है तो उसमें एटलीस्ट आपका 1 लाख का जो डाउन पेमेंट में 20% की बात करी थी 2033 की, तो उसमें से 20% डाउन पेमेंट आराम से इस तरीके से सेव कर सकते हो और आपको फिर मॉर्गेज इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।